नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के यूनिट 4 से। यूनिट 4 में हमने पिछले वीडियो में आपको जाना था पठन के बारे में। पठन एवं वाचन का महत्व क्या है, पठन एवं वाचन किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे। और आज के वीडियो में, आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ रीडिंग के बारे में। यानी कि आप कह सकते हैं पठन के सोपान। पठन के सोपान के बारे में हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में बात करेंगे। यानी कि इंग्लिश में हम इसे कहते हैं स्टेप्स ऑफ रीडिंग, यानी कि पठन के सोपान। तो पठन के सोपान क्या होते हैं, हम इसके बारे में आज के क्लास में, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब हम पठन के सोपान की बात करेंगे, पठन के सोपान यानी कि स्टेप्स ऑफ रीडिंग के बारे में, तो स्टेप्स ऑफ रीडिंग यानी पठन के सोपान को जो है मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 रूप है। कौन कौन रूप होते हैं 3? पहला होता है मुद्रित प्रतीकों की पहचान, और दूसरा होता है अर्थ ग्रहण, और तीसरा आपका है अर्थ ग्रहण का उपयोग। ये 3 होता है। ये 3 आप लिख लेंगे। पहला लिखेंगे मुद्रित प्रतीकों की पहचान, दूसरा लिखेंगे अर्थ ग्रहण, और तीसरा लिखेंगे अर्थ ग्रहण का उपयोग। आप पहला में लिखेंगे मुद्रित प्रतीकों की पहचान, जो आपका नंबर 1 था। आप ये हेडिंग देंगे मुद्रित प्रतीकों की पहचान। ये क्या होता है, इसमें आप सभी को लिखना है पठन क्रिया का जो है प्रथम सोपान, प्रथम स्टेप मुद्रित प्रतीकों की पहचान है। यहाँ मुद्रित का अर्थ प्रिंटेड इसको बोल सकते हैं। जो अक्षर हम लोग प्रिंट करते हैं, छापते हैं, उसे कहा जाता है मुद्रित कहा गया है। ठीक है ना, इसे आप सभी याद रखेंगे। तो जो पठन क्रिया का जो प्रथम सोपान होता है, यानी कि प्रथम स्टेप होता है, वह होता है मुद्रित प्रतीकों की पहचान करना है। यानी बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, जो अक्षर होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, वो बड़े बड़े साइजों में छपे होते हैं, यानी कि मुद्रित होते हैं। उन्हें हम दिखा करके बच्चों को सिखाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो पठन क्रिया का जो प्रथम सोपान होता है, प्रथम सोपान होता है, प्रथम स्टेप होता है मुद्रित प्रतीकों की पहचान कराना है। इसमें क्या होता है, वर्णमाला ध्वनियों का प्रतीक होता है। इसके लिए हमें 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है। वो 2 बातें कौन कौन सी है? पहला है कि प्रथम तो बालकों की प्रतीकों की पहचानने की क्रिया सही होनी चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं जो भी अक्षर, जो भी लेटर प्रिंटेड किए गए, यानी कि मुद्रित किए गए हैं, उसे बालक क्या करे, सही तरीके से पहचान पाए। यहाँ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बालक के साथ जो है जल्दबाजी ना किया जाए। उसे अपनी प्रज्ञा के आधार पर ही वर्णों को धीरे धीरे पहचान करने दी जाए। यहाँ पर क्या होगा, अध्यापक को यानी कि आप सभी को धैर्य से काम लेना होगा तथा बालों को शीघ्र आगे बढ़ने के लिए बाध्य ना करना चाहिए। होता क्या है, कई बार जब हम बच्चों को अक्षर ज्ञान कराते हैं, जब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं, हम बहुत जल्दबाजी करते हैं। यानी कि बच्चों को आते हैं, देखो ये क है, ये ख है, ग है, उन्हें हम बस याद करा देते हैं। चीज़ें क्या होती है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में एक जैसे होते हैं, यानी कि दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जब आप जल्दबाजी में या बहुत जल्दी बच्चों को जो है प्रतीकों की पहचान कराएंगे, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे जो है अंतर नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्तव्य यह बनता है कि आप बालक को जो है धीरे धीरे धैर्य के साथ सभी अक्षरों की पहचान कराएं। अक्षरों की पहचान कराते समय आपका ये दायित्व बनता है कि आप क्या करें, जल्दबाजी ना दिखाएं, बढ़िया से एक एक अक्षर को जो है बालक को पहचान कराएं, ताकि वो सभी अक्षरों को जो है ठीक ढंग से पहचान जाए। क्योंकि होता क्या है, जब बच्चे अधूरा पहचानते हैं तो वो सही से जो है वर्णों को ठीक ढंग से पहचान नहीं पाते हैं, और पहचानने में वे असमर्थ रह जाते हैं। और उनके मन में एक हीन भावना भी
तैयार हो जाती है, जो कि उनके लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। यदि हम बालक के साथ यदि शीघ्रता करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो क्या होगा, जैसे मैंने बात की अच्छा भाव और म, इन दोनों में क्या करेंगे बच्चे, अंतर नहीं कर पाएंगे। उसी तरह आपका जो खा होता है, खा और र और व, इनमें जो है अधिकतर बच्चे जो है कंफ्यूज करते हैं कि हम खा को कैसे लिखें, र और व को कैसे लिखें। जैसे कहा था एक बच्चे को, यदि आप कहें कि बच्चे खाना लिखने के लिए, तो खाना कैसे लिखते हैं बच्चे, खाना जो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि क्या है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर र और व अलग अलग है। तो चीज़ें क्या होती है, ऐसा समस्या क्यों होता है, ऐसा समस्या तब आता है जब बच्चे जो है सही ढंग से वर्णों को पहचान नहीं पाए हैं। यदि उन्हें खाना कहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, यदि उन्हें रवाना भी लिखने के लिए कहेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इसका सही क्या होगा, सही ऐसे हो सकता है, या तो खाना है या आपका रवाना हो जाता है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज करते हैं, भा और माँ में, और खा, र और व जो अक्षर है इसमें, और भी बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जिसको बच्चे जो है बेहतर तरीके से पहचान नहीं पाते हैं, और लिखने में वो गलतियाँ कर देते हैं, या गलतियाँ नहीं भी करते हैं तो लिखने में बहुत देरी करते हैं। तो हमें करना क्या है, जो हमारा पहला सोपान है, प्रथम स्टेप है मुद्रित प्रतीकों की पहचान। तो जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, जो हमारी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, उनको जब हम बच्चों में पहचान करवाएंगे तो हम करना क्या, वहाँ पर धैर्य से काम लेना है, जल्दबाजी नहीं करना है, उन्हें भरपूर मौका देना है। चाहे एक दिन के बदले 2 दिन लगे, 2 दिन के बदले 4 दिन लगे, लेकिन बच्चे जो है एक बार सब चीज़ों को पहचान जाएंगे, वो वर्णमाला को पहचान जाएंगे, वो वर्णों को मिला करके शब्द बनाना पहचान जाएंगे, तो क्या होगा, कभी भी उन्हें आगे परेशानी नहीं होगी। तो ये पहला जो हमारा स्टेप था, पठन के जो सोपान का जो पहला आता है मुद्रित प्रतीकों की पहचान, इस पर आपको विशेष ध्यान देनी है। इसको आपको ध्यान देना है कि बच्चे जो है जिस अक्षरों को देख रहे हैं, जिस अक्षरों को लिख रहे हैं, उसे वो बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करें, बेहतर तरीके से प्रस्तुत करें, ताकि कहीं भी उन्हें कोई परेशानी न उठानी पड़े। चलिए, पहला तो आपका हो गया मुद्रित प्रतीकों की पहचान, और दूसरा आपका है अर्थ ग्रहण। दूसरा आप लिखेंगे अर्थ ग्रहण के बारे में। अर्थ ग्रहण क्या होता है, ये पठन का जो है द्वितीय सोपान है, यानी कि द्वितीय सेकेंड स्टेप है। पढ़ने की क्षमता के बाद जो है आने वाला ये अर्थ ग्रहण है। अर्थ ग्रहण का अर्थ होता है क्या, कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग भी आप समझ रहे हैं, यानी कि जो बातें लिखी गई है उसका अर्थ क्या है। होता क्या है, बच्चे को हमें केवल पढ़ने के लिए कहते हैं तो किताब लेंगे और सब पूरी चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लें कि मेरे पास एक किताब है, जिसे ये बुक है, ठीक है, तो इस बुक में जो भी चीज़ें लिखी गई है वो क्या करेंगे, बच्चे लगातार पढ़ने चले जाएंगे। जैसे कि हम पढ़ना शुरू करते हैं तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, पठन शिक्षण के स्तर में चित्र पठन के बाद बालक सब पठन की ओर अग्रसर होता है। तो ये बातें जो है बच्चे पढ़ तो देंगे, लेकिन यदि आप कहें कि आपने जो बात पढ़ा, जैसे आपने पढ़ा अभी, पठन शिक्षण के स्तर में चित्र पठन के बाद बालक शब्द पठन की ओर अग्रसर होता है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो क्या होगा, बच्चे इसका अर्थ बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें अर्थ समझे ही नहीं है, वो बस उनसे पढ़ दिए हैं। तो अर्थ ग्रहण में हमको क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि बच्चे जो चीज़ें लिख रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसका वो अर्थ भी समझे, उसका मीनिंग भी समझे। और पढ़ने के साथ साथ बालक जो है, जो वर्णों की ध्वनियाँ होती है, ध्वनियों की पहचान आना भी अति आवश्यक है। वर्णों की ध्वनियों का अर्थ क्या हुआ, किस शब्द को जो है हम कैसे उच्चारण करेंगे, कैसे बोलेंगे, इसके बारे में भी बच्चों को आपको बताना है, बच्चों को शिक्षित करना है। नहीं तो क्या होता है, यदि प्राइमरी स्तर पर या छोटे लेवल पर जब इन सब चीज़ों की स्टडी नहीं कराई जाती है, अध्ययन नहीं कराया जाता है, तो क्या होता है, जब बच्चे उच्च कक्षाओं में जाते हैं, हायर लेवल की कक्षाओं में जाते हैं, वर्गों में जाते हैं, तो वहाँ पर भी बालकों में जो है प्रायः ध्वनि दोष के कारण त्रुटि करते रहते हैं, गलतियाँ करते रहते हैं। उनमें क्या होता है, ध्वनि दोष होता है, वो शब्दों को सही तरीके से उच्चारित नहीं कर पाते हैं, शब्दों को सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं।
इसका वजह क्या होता है, इसका रीज़न क्या होता है? इसका वजह ये होता है कि जब वो बच्चे प्राइमरी क्लास में थे, यानी कि छोटे लेवल में थे, तब उन्हें बेहतर तरीके से शब्दों के बारे में बताया नहीं गया। शिक्षकों के द्वारा उन्हें बेहतर तरीके से गाइडलाइन नहीं किया गया, ताकि वो हाई क्लास में चले गए फिर भी सब चीज़ों को उनके अंदर ध्वनि दोष जो है हमेशा बरकरार रहता है, उसे वो दूर नहीं कर पाते हैं। यही कारण होता है कि वे अशुद्ध ही पढ़ते हैं तथा अशुद्ध ही लिखते हैं। कई बार होता है, जैसे कि हम अपना खुद का एग्जाम्पल देना चाहें तो आज का जो वर्तमान समय में सभी लोग व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करते होंगे, तो कई सारे प्रशिक्षकों का मेरे पास मैसेज आता है, संदेश आता है, जिसमें बहुत सारी गलतियाँ रहती है। कुछ व्याकरण की गलतियाँ रहती है तो कुछ और भी सारी गलतियाँ रहती है। तो वो लोग क्या करते हैं, टाइपिंग मिस्टेक बोल करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, यानी कहते हैं कि सर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो टाइपिंग मिस्टेक क्यों होता है हमसे? क्योंकि हम उस चीज़ को बेहतर तरीके से या तो पढ़ नहीं पाते या फिर उसे हम ध्यान नहीं देते हैं। चलिए मान लेते हैं कि वहाँ आपका टाइपिंग मिस्टेक होता है, लेकिन जब आपको होमवर्क दिया जाता है या फिर असाइनमेंट दिया जाता है तो असाइनमेंट में भी बहुत सारी गलतियाँ रहती है। तो गलतियाँ होने का रीज़न क्या है? शायद इसका रीज़न यही है कि उन्हें जब वो प्राइमरी क्लास में थे तो प्राइमरी क्लास में उन्हें शुद्ध पढ़ना शुद्ध लिखना शायद सिखाया नहीं गया था। लेकिन ये समस्या जो है आज के समय बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। आप सभी ने भी देखा होगा, जब आप स्कूल में गए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो आपने वहाँ देखा बच्चे जो हैं भले वो 5 स्टैंडर्ड में 6 स्टैंडर्ड में चले गए, 6 क्लास में चले गए हैं, फिर भी वो सही ढंग से कविता का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, उस शब्दों को लिख नहीं पा रहे हैं। तो उनके अंदर ये कमियां क्यों रहती है? क्योंकि जो इसका पठन के जो सोपान है, जो आपका स्टेप्स ऑफ रीडिंग है, वो उन्हें बेहतर तरीके से बताया नहीं गया है। उन्हें मुद्रित प्रतीकों की पहचान सही ढंग से नहीं कराई गई है और न ही उन्हें शब्दों के अर्थ के बारे में भी बेहतर तरीके से बताया गया है। तो इसको क्या कर सकते हैं? आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक बन रहे हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है। आज आपका जो पेडागोजी ऑफ हिंदी है, जो हिंदी का शिक्षण शास्त्र है, इसके अंतर्गत आप क्या करेंगे? बच्चों को शुद्ध लिखना शुद्ध पढ़ना सिखाएंगे, इतना उन्हें अभ्यास कराएंगे, इतना प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि वो सब चीज़ों को शुद्ध लिखना शुरू कर दे। ये कैसे होगा? उन्हें आप बार बार बताएंगे, जब वो गलती करेंगे तब उन्हें टोकेंगे कि नहीं देखो ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। जैसे कि वो यदि खा र और व में अंतर नहीं कर पा रहे तो बार बार बताएंगे कि देखो ये जो है यहाँ पर इसमें टच रहता है अटैच रहता है। तो ये चीज़ जब आप बार बार बताएंगे तो क्या होगा? बच्चे बेहतर तरीके से सब चीज़ों को समझ पाएंगे और हमेशा बार बार अभ्यास करने से तो उन्हें ध्वनियों की पहचान भी होगी और ध्वनि साम्य के आधार पर वो वर्णों को भी बेहतर तरीके से पहचान जाएंगे और बेहतर तरीके से लिखना भी वो शुरू कर देंगे। थर्ड में आप लिखेंगे, तीसरे में आपको लिखना है अर्थ ग्रहण का उपयोग। तीसरे में आप हेडिंग देंगे, तीसरा आपका सोपान क्या है? जो आपका स्टेप्स ऑफ रीडिंग का थर्ड है अर्थ ग्रहण का उपयोग। हमने सेकंड में अर्थ ग्रहण जाना और तीसरा में आप लिखेंगे अर्थ ग्रहण का उपयोग। इसमें आप सभी को लिखना है पठन क्रिया का तीसरा सोपान पढ़ी हुई सामग्री का जीवन में उपयोग, अर्थात पढ़ना तभी सार्थक माना जाएगा जब बालक अपने पढ़ने से ज्ञान को भविष्य में उपयोग में ला सके तथा उस ज्ञान का स्पष्टीकरण करने की उनकी सामर्थ्य हो और मौका मिलने पर वो उसका स्वयं भी मूल्यांकन कर सके। इसका अर्थ क्या हुआ? जो उन्हें अब क्या करना है, उन्हें अर्थ ग्रहण इस ढंग से करा देना है कि उसका वो अपने जीवन में क्या कर सके? उपयोग कर सके, यूज कर सके। उन्हें जीवन में जब भी समय मिले, जब भी उन्हें ऐसा लगे कि वो अपने जो भी ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है उसका वो अपने जीवन में ज्ञान को भविष्य में प्रयोग ला सके, इसके लिए वो सामर्थ्य हो सके और मौका मिलने पर स्वयं का मूल्यांकन भी कर सके। तो आपको क्या है? इस स्टेप में पढ़ाना है बच्चों को, ऐसे बताना है कि जो चीज़ें आपके द्वारा उन्हें बताई जा रही है वो क्या कर सके? बेहतर तरीके से समझे, बेहतर तरीके से उसे अपने जीवन में उतार सके।
तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास में हमने जाना पठन के सोपान के बारे में, यानी कि इंग्लिश में से कहते हैं स्टेप्स ऑफ रीडिंग। स्टेप्स ऑफ रीडिंग के 3 प्रमुख बिंदुओं पर हमने आज के क्लास में, आज के वीडियो में चर्चा की है। तो आज के क्लास में इतना ही। हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में बात करेंगे पठन के स्तर के बारे में, यानी कि आप कह सकते हैं लेवल्स ऑफ रीडिंग। हम अगले वीडियो में बात करेंगे पठन के स्तर, लेवल्स ऑफ रीडिंग के बारे में, जिसके अंतर्गत चर्चाएं होगी चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन, चिंतात्मक पठन और सृजनात्मक पठन के बारे में। जो 5 जो मेन इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके बारे में हम विस्तार से अगले क्लास में, अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।